हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर है ना। रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है, उसमें हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। रिलेशन के क्वेश्चन भी हो गए हैं, बाकी और क्वेश्चंस है वो मैं पूरे ये टॉपिक रिलेशन और फंक्शन दोनों ख़त्म होने के बाद आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिना फंक्शन के हम आगे कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। जहाँ भी हम अब आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस टाइप के जो भी टॉपिक है बिना फंक्शन के हम नहीं पढ़ सकते, है ना। आगे लेकिन आपको फंक्शन डायरेक्ट यूज़ करना होगा, बट पहली बार आपको फंक्शन जो है, तो फंक्शन जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन को अभी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। रिलेशन और फंक्शन में काफ़ी कुछ डिफरेंस है ना। है छोटा सा ही डिफरेंस, बट फंक्शन जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। रिलेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके क्वेश्चन रिलेशन तक ही सीमित है, लेकिन फंक्शन जो है थ्रू आउट आपके सिलेबस में फंक्शन ही यूज होने वाला है ना। लिमिट किसका निकालते हैं हम? फंक्शन का। कंटिन्यूटी किसका निकालते हैं? फंक्शन का। डिफरेंशिएशन किसका करते हैं या डिफरेंशिएबिलिटी किसका चेक करते हैं? फंक्शन का। तो बिना फंक्शन के हम आगे की बात ही नहीं कर सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, आप पहले भी पढ़े होंगे, है ना। फंक्शन इज अ रूल विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट विथ एन यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट, है ना। ये पढ़ के आप कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन को समझना। क्लियर है? तो फंक्शन को हम समझते हैं। सबसे पहले वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारा हो गया सेट ए, ध्यान से समझिएगा, सेट ए। और ये हो गया हमारा सेट बी, ठीक है। इसमें हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ हम ले लेते हैं ए बी सी। क्लियर है? ये हम 3 एलिमेंट ले लिए, है ना। अब चीज़ों को मैं क्लियर करते जाता हूँ। फंक्शन जो है ये यहाँ से ऐसे जाएगा। हम किस में पढ़ रहे हैं? फंक्शन ए से बी में, तो इसको हम डिनोट करते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? ये फंक्शन है। अभी तक ये फंक्शन हम अभी कब फंक्शन बनेगा ये हम अभी बात करेंगे कि फंक्शन की क्या क्या कंडीशन होती है ना। तो अब यहाँ से आपको समझना है कहाँ से जा रहा है। ए से बी में जा रहा है। ए से बी में जा रहा है, तो हमारा जो ए है जहाँ से जाता है वही क्या होता है? एलिमेंट्स डोमेन। और बी जो है जहाँ पे एलिमेंट फंक्शन जो जा रहा है वो होता है कोडोमेन सेट, है ना। सभी सेट हैं कोडोमेन सेट। जैसे हमने रिलेशन पढ़ा है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, सेम वही चीज़ हमको यहाँ भी पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं डोमेन और कोडोमेन को डिफाइन कर दिया हूँ कि पहला सेट ए है वो डोमेन है, और दूसरा सेट होता है वो कोडोमेन होता है। जहाँ से एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो होता है डोमेन सेट, और जहाँ पे मैपिंग मतलब जो इमेज आ रहा है इसी को इमेज बोलते हैं, ये होता है कोडोमेन सेट। क्लियर है? रेंज की बात बाद में करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पहले इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। 2-3 चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, 4-5 मैंने सेम आपके लिए फंक्शन के डायग्राम लिए हैं। हर जगह ए और बी है, ए से बी में जा रहा है, ये ए है, ये बी है, और ये हो गया आपका एफ, ये भी है आपका ए है, बी, ए एंड बी, और ये जो मैप कर रहा है वो होता है फंक्शन। क्लियर है? फंक्शन की डेफिनेशन सुनिए, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे भी, और इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि इसी टॉपिक से बनेंगे ये ज़रूरी नहीं है, बट आगे जाके आगे के टॉपिक्स में आपको ये यूज होते रहेगा। क्लियर है? इसमें मेन बेसिक जो है डोमेन और कोड रेंज का क्वेश्चन आता है ना, वो देखना है।
अब देखिए मैं सेम एग्जांपल को यहाँ लिख रहा हूँ जो पीछे मैंने लिखा है 1 2 3 4 और A B C सभी में कॉपी कर रहा हूँ मैं 1 2 3 एंड 4 A B C 1 2 3 4 A B C 1 2 3 4 A B C। अब मैं थोड़ा सा आपको रिलेशन की ओर ले जा रहा हूँ। रिलेशन में सेम चीज़ होता था, यहाँ पे जो मैं F लिखा हूँ उसके जगह में वो हो जाता था R। क्लियर है ना आपको, वो हो जाता था R, है ना। तो रिलेशन में क्या सीखे थे हम, कोई भी एरो कैसे भी निकल सकता है। क्लियर है, कोई भी एरो हम 1 2 3 4 को ए बी सी के साथ कैसे भी जोड़े, कोई भी ऑर्डर में जोड़े, सारे चारों एलिमेंट को ए से जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट को बी से जोड़े, दूसरे को ए से जोड़े, कहीं भी कैसा भी जोड़े, सब होता है क्या, रिलेशन, है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से एक स्लाइड ले लेता हूँ, इसी का समझते जाइए। यही जो एग्जाम्पल है उसी एग्जाम्पल से मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। हमारा जो ए सेट है, हमारा जो ए सेट है वो है 1 2 3 4। हमारा ए जो सेट है वो है 1 2 3 4 और हमारा जो बी सेट है वो है ए बी एंड सी। अब हम स्टार्ट करते हैं फिर से। मैं आपको पिछले में जाता हूँ रिलेशन के बारे में। रिलेशन जो है सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए ए क्रॉस बी भी पूरा निकाल लेता हूँ, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो 1 का जाएगा किसके साथ, ए के साथ, 1 जाएगा बी के साथ और 1 जाएगा सी के साथ। क्लियर है। अब उसके बाद सेम 2 जाएगा ए के साथ, 2 जाएगा बी के साथ और 2 जाएगा सी के साथ। क्लियर है। उसके बाद 3 एलिमेंट आएगा ए के साथ, 3 बी, सेम 3 सी, ये हो गया है। और फिर 4 से स्टार्ट होगा, 4 ए 4 बी एंड 4 सी, 4 सी। ये कंप्लीट हो गया हमारा ए क्रॉस बी। क्लियर है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, दोनों सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे टोटल कितना एलिमेंट हो गया है, 4, 4 इंटू 3 12 एलिमेंट, तो जो आपको दिख रहा है 2 लाइन में लिखा हुआ है। अब ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट हुए स्टूडेंट, और रिलेशन क्या होता है, इसी का सबसेट होता है। तो हम किसी को भी उठा दिए इसमें से, जैसे पहला ही एलिमेंट उठा दिए 1 कॉमा ए, एक रिलेशन हो गया। क्लियर है। 1 कॉमा बी, ये भी एक रिलेशन हो गया। 1 कॉमा सी, ये भी एक रिलेशन हो गया। हम 2 2 3 3 को उठाए, कुछ भी किसी भी क्रम में उठाए तो रिलेशन जो है, टोटल रिलेशन हम पढ़े थे, इसीलिए टोटल रिलेशन कितना हुआ था, जितना 2 के पावर में कितना ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, उसी को हम ऐसे दिखाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट या मॉड करके। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, टोटल 2 टू द पावर 12 इतने रिलेशन हो सकते हैं। क्लियर है। हम फंक्शन की भी काउंटिंग पढ़ेंगे कि कितने फंक्शन पॉसिबल है, बट अभी मैं सिर्फ रिलेशन का बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको फंक्शन समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब समझते जाइए कि मैं इसमें से 3 एलिमेंट को, अभी के केस में, मैं पर्टिकुलर केस में मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। कितना रिलेशन डिफाइन हो सकता है, 2 टू द पावर 12। मैं ये रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ 1 से ए, 1 से बी, 1 से सी। क्लियर है। ये एक रिलेशन कर रहा हूँ डिफाइन। ठीक है। ये रिलेशन है क्योंकि मैं वहीं से एलिमेंट उठाया हूँ, मतलब ये रिलेशन है। क्लियर है। अब इसको मैं डायग्राम में देखता हूँ। ठीक है। समझते रहना, मैं अभी सिर्फ रिलेशन को लेके आपको समझा रहा हूँ। यहीं पे छोटा सा बना देता हूँ मैं, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका ए हो गया और ये हो गया आपका बी, और ये जो बना रहा है वो रिलेशन है। अब देखिए कैसे हुआ है स्टूडेंट,
डोमेन सेट क्या निकला यहाँ का, केवल एक निकला है, ठीक है, रिलेशन का डोमेन 1, और यहाँ पे क्या हो गया है ABC, ठीक है, और जो 1 है किससे किससे जुड़ गया है, 1A से, 1B से और 1C से। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल सेट है, बताइए कौन सा है हमारा ओरिजिनल जो सेट है, हमारा ओरिजिनल जो सेट है वो A है, ये वाला। लेकिन यहाँ पे A क्या है, छोटा हो गया रिलेशन के लिए, क्लियर है, 1 बस आ गया। तो हमारा, हम क्या सीख रहे हैं इससे रिलेशन में, कि जो सेट है डोमेन सेट का, उसका कम एलिमेंट भी यूज़ कर रहे हैं तो भी रिलेशन बना देता है, क्लियर है, ठीक है, ये एक कंडीशन है। और एक ही एलिमेंट देख लीजिए, एक ही एलिमेंट 1 जो है कितने जगह जुड़ा है, 3 जगह जुड़ा है, तो ये होता है रिलेशन। कहीं भी कुछ भी एरो आप निकाल दो दो सेट के बीच में, वो रिलेशन बना देता है, ठीक है, बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। अब मैं वापस फंक्शन में आ रहा हूँ और आपको विथ डायग्राम समझा रहा हूँ। पहले मैं जोड़ते जाता हूँ रेंडम, क्लियर है, ये हो गया, मैं रेंडम आपको जोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। टू को मैंने बी से जोड़ दिया है, 3 को मैंने सी से जोड़ दिया है और 4 को मैंने छोड़ दिया है, क्लियर है। और उसके बाद अब हो गया है, ये हो गया, और उसके बाद 1 को जोड़ दिया है, 2 को जोड़ दिया है, 3 को जोड़ दिया है, ठीक है, 1 को ए से, 1 को ही बी से, और 2 को सी से, 3 को भी सी से और 4 को भी सी से, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने सारा एरो एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से विजिबल हो ऐसा आपके लिए जोड़ दिया है, ठीक है। ये जो हमारा केस है वो है हमारा, इसको मैं नंबर कर देता हूँ, ये हमारा पहला डायग्राम है, ये हमारा दूसरा डायग्राम है, ये हमारा तीसरा डायग्राम है और ये हमारा चौथा डायग्राम है। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इसमें सभी डोमेन, जो डोमेन होता है हमारे केस में, क्लियर है, फिर से मैं वापस एक और स्लाइड पीछे जा रहा हूँ। फंक्शन में डोमेन जितना लिख दिए पहला सेट को उतना पूरा डोमेन हो जाता है, क्लियर है, जितना हम लिख दिए, जैसे यहाँ कौन कौन सा है, 1 2 3 एंड 4, तो हमारा पूरा डोमेन हो गया, वो हो गया 1 2 3 4, कुछ भी कम नहीं होता है, इसीलिए मैं रिलेशन को आपके सामने लिया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में फिर से जा रहा हूँ, अभी आगे पीछे ही होगा इन मतलब स्लाइड्स में, क्योंकि आपको रिलेशन से मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो हमारा डोमेन था, इस रिलेशन पर्टिकुलर आर रिलेशन के लिए जो हमारा डोमेन है उसमें केवल सिंगल 1 एलिमेंट आया है, क्लियर है। और हमारा जो कोडोमेन तो छोड़ दीजिए, अभी डोमेन की ही बात करते हैं, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हम रेंज की बात करते थे, तो रेंज में कौन सा सेट आता था, दूसरा सेट, तो दूसरा सेट में क्या आ रहा है, ए बी और सी, ठीक है, ये अलग है। डोमेन देखिए, हमारा जो मेन सेट था वो ए था, लेकिन रिलेशन के लिए जरूरी नहीं है कि ए के सभी एलिमेंट आए। देखिए कितना छोटा हो गया, ए में 4 एलिमेंट थे, 1 2 3 4, लेकिन मैंने जो रिलेशन डिफाइन किया है जिसमें 1A 1B 1C लिया है, उसमें केवल 1 बस आ रहा है, कौन से सेट से, ए सेट से। और वही चीज़ हम बात किए थे, पहले सेट से जो जो एलिमेंट आता है वो रिलेशन का डोमेन होता है, बट फंक्शन के केस में ऐसा नहीं है। फंक्शन के केस में अगर पहला सेट आप लिख दिए तो वो पूरा डोमेन हो गया और उस सेट का हर एक एलिमेंट का यूज होगा, मतलब हर एक एलिमेंट से एरो निकलेगा, क्लियर है। ये पहली चीज आप देख लो, इसीलिए आप देखो मैं डेफिनेशन को फिर से क्लियर करता हूँ। फंक्शन इज अ रूल, एक नियम है फंक्शन, विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट, यहाँ पे जो आपके लिए लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि डोमेन क्या होता है, फंक्शन के केस में ये हमारा फंक्शन जा रहा है एफ, फंक्शन के केस में हमारा जो पहला सेट है जहाँ से एलिमेंट्स उठा रहे हैं वो पूरा डोमेन सेट हो जाता है, वो ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, ठीक है। जैसे रिलेशन में छोटा हो जाता है, अभी एक ही एलिमेंट के साथ हम रिलेशन देखें,
तो डोमेन जो पहला सेट है वो पूरा डोमेन होता है। क्लियर है? तो फिर से आप डेफिनेशन का आधा पार्ट पढ़िए। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, मतलब हर एलिमेंट का यूज होगा, मतलब हर एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? हर एलिमेंट जो है इसमें भाग लेगा, किसमें? एरो जो निकलता है मैपिंग डायग्राम में। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ने से पहले यहाँ हम आते हैं, हाँ नेक्स्ट पार्ट यहाँ पढ़ लेते हैं। क्लियर है? तो हर एक से एरो निकलना चाहिए, तो मैं एरो यहाँ से हर एक से निकालना है मेरे को। ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, डोमेन सेट function is a rule which associates every element of domain set with an, ये वाला वर्ड, with an unique element of codomain set, with an unique element of codomain set। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट, एक एलिमेंट से, डोमेन के एक एलिमेंट से, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट से आप क्या सीखे कि हर एक एलिमेंट से एरो निकलना है। और दूसरा लाइन जो नेक्स्ट है, विथ एन यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट, जो जुड़ता है वो किसके साथ जुड़ता है? कोडोमेन सेट। और फंक्शन के केस में कोडोमेन सेट कौन सा होता है? दूसरा वाला सेट। तो दूसरा वाला सेट में जो जुड़ रहा है वो यूनिकली जुड़ रहा है। यूनिक जुड़ना मतलब क्या बोलेंगे? केवल एक बार जुड़ना। तो यहाँ से हम क्या सीखें कि जो हर एलिमेंट से एरो तो निकलना जरूरी है, किससे? डोमेन सेट से। और वो केवल और केवल एक ही एरो होगा, दो एरो नहीं निकल सकता। क्लियर है? अब इस चीज को आप समझ गए होंगे तो आपका फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर है ना? डोमेन सेट से आपको हर एलिमेंट से एक एरो निकालना ही निकालना है। मतलब अगर डोमेन सेट में कहीं एरो नहीं निकला, किसी एलिमेंट से एरो नहीं निकला, मतलब वो फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? वैसे ही अगर डोमेन सेट के किसी एलिमेंट से एरो तो निकल रहा है बट दो एरो निकल रहा है, एक ही एलिमेंट से दो एरो निकल रहा है, तब भी वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेकेंड जो आगे की जो लाइन है वो यही बोलता है। फर्स्ट लाइन फिर से क्लियर करते हैं, फंक्शन इज अ रूल विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट। दैट मीन्स कि हर एक एलिमेंट से एरो निकलना है, विथ एसोसिएट्स, ऊपर लिखा है एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट विथ एन यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट। मतलब कोडोमेन सेट में जब किसी एलिमेंट के पास वो जाएगा तो एक ही बार जाएगा, एक एलिमेंट से दो एरो नहीं निकलेगा, तभी तो वो यूनिक कहलाएगा। तो इतना आप समझ गए हैं। तो सेकेंड स्लाइड जिसमें मैंने चार अलग अलग डायग्राम आपके लिए लिया है, इसी को मैपिंग डायग्राम बोलते हैं। ठीक है? फंक्शन के केस में फंक्शन मैपिंग डायग्राम इसी को बोलते हैं, यानी इसको अलग से और टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए पहला वाला, क्या पहला वाला फंक्शन है? हर एक एलिमेंट से एरो निकल रहा है क्या? यस, निकल रहा है। क्या किसी एक एलिमेंट से दो एरो निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। मतलब फंक्शन की दोनों कंडीशन को ये फुलफिल कर दिया। हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो एरो ना निकलता हो। ये डायग्राम के केस में है, बाद में हम एकदम प्रो हो जाएंगे फंक्शन में, है ना? तो ये डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो यहाँ पे पहला वाला डायग्राम देखिए, चारों एलिमेंट से एक एक एरो निकल रहा है और केवल एक एक एरो निकल रहा है, कोई भी छूट नहीं रहा है और दो एरो भी नहीं निकल रहा है। क्लियर है? तो ये फंक्शन है। अब बात आ रही है कि ये फंक्शन है। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये पीछे साइड बी वाले में कोडोमेन सेट में जाके स्टूडेंट वन जो है ए से जुड़ गया, लेकिन बाकी तीनों एलिमेंट क्या हो गया? बी से जुड़ गया। तो ये चल सकता है, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग एरोस। समझते रहिए, ये मेरा सेट है जहाँ से मैं ये कर रहा हूँ, बहुत सारे एलिमेंट है, तो कन्वर्जिंग एरो मतलब सभी एलिमेंट से एरो निकल रहा है और वो किसी एक में जाके भी जुड़ जा रहा है तो भी चलेगा। उसको तो यूनिक बोलेंगे ना। कैसे यूनिक बोलेंगे? देखिए, 2 में, 2, 3 और 4 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 2 जो है यूनिकली जुड़ रहा है बी से, एक ही बार तो जुड़ रहा है ना। वैसे 3 जुड़ रहा है यूनिकली, लेकिन बी से ही तो जुड़ रहा है ना, यूनिकली है। 3 के लिए वो यूनिक है बी। वैसे ही 4 भी जुड़ रहा है किससे? बी से। क्लियर है? इसका जस्ट उल्टा नहीं चलेगा, ऐसे वाला एरो नहीं चलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग एरो चलेगा। कन्वर्जिंग मतलब एक जगह जाके मिल जाना। तो वैसे ही हो रहा है 2, 3, 4 एक जगह जाके मिल जा रहा है, तो ऐसा एरो चलेगा। क्लियर है? तो ये हो गया है स्टूडेंट हमारा फंक्शन। ठीक है? इसको
कलर चेंज कर लेता हूँ, वेट अ मोमेंट। ये हो जाएगा हमारा फंक्शन, ये फंक्शन है, क्लियर है, ये फंक्शन है, इसको मैं राइट कर देता हूँ, ये फंक्शन है। दूसरा वाला केस में आइए, पहला एलिमेंट से एरो निकल रहा है, हाँ, दूसरा एलिमेंट से निकल रहा है, तीसरा से निकल रहा है, चौथा से एरो ही नहीं निकल रहा है, मतलब वो किसी से जुड़ नहीं रहा है, तो ये सीधा नॉट अ फंक्शन आ गया, क्लियर। और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये नॉट अ फंक्शन में क्रॉस कर दिया। नीचे आ जाइए, ठीक है, नीचे वाला 1 से निकल रहा है, 2 से निकल रहा है, 3 से निकल रहा है, सब ए में जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमको इससे, कहीं भी जुड़े हो, एक ही निकलना चाहिए डोमेन से। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या दिक्कत हो गया, 4 फिर से छूट गया, तो ये भी क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन है, सब रिलेशन है, क्लियर है, तो फंक्शन तो टाइट कंडीशन है, क्लियर है। और ये हो गया नॉट अ फंक्शन, तो क्रॉस कर देते हैं। ये वाला देखिए, कौन सा वाला, लास्ट वन, 1 से एरो निकल रहा है, 2 से भी एरो निकल रहा है, 3 से भी एरो निकल रहा है, 4 से भी एरो निकल रहा है, तो क्या ये फंक्शन है, नहीं, क्योंकि 1 से ये कैसा एरो निकल गया, उल्टा एरो, एक ही तो निकलना मतलब अलाउ करता है फंक्शन, एक ही एलिमेंट एक ही जगह से, एक एलिमेंट से केवल एक ही एरो, लेकिन यहाँ पे कितना एरो निकल रहा है, 2, तो यहाँ पे 1 जो है ए से भी जुड़ रहा है, 1 जो है बी से भी जुड़ रहा है, तो किस डेफिनेशन को ये क्या कर रहा है, वापस आइए डेफिनेशन को, फंक्शन इज अ रूल विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट विथ एन यूनिक एलिमेंट, तो ये यूनिक कहाँ होगा, ऐसे केस में इसको यूनिक थोड़ी बोलेंगे, 1 जो है ए से भी जुड़ गया, बी से भी जुड़ गया, तो यूनिक कहाँ, यूनिक मतलब केवल एक से जुड़ना चाहिए, तो इसलिए ये फुलफिल नहीं कर रहा है, भले सभी फंक्शन सभी एलिमेंट से क्या हो रहा है, एरो निकल रहा है, पर भी ये नॉट अ फंक्शन है, क्लियर है। तो इन चारों के डायग्राम में आपका केवल एक ही फंक्शन है, क्लियर है। अब यहीं पे क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट, बाकी सभी जो है रिलेशन है, चारों का चारों रिलेशन है, और फंक्शन केवल पहला नंबर का है। अब यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि अब फंक्शन में हम क्या क्या जान गए स्टूडेंट, पहला डोमेन सेट जान गए और दूसरा कोडोमेन सेट जान गए। अब क्या बच गया, रेंज। तो रेंज वही होता है जितने से कोडोमेन सेट में एलिमेंट्स जुड़े हैं, तो हम दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम और चौथा डायग्राम में रेंज की बात कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है, तो रेंज ऑफ फंक्शन की बात कैसे करेंगे। तो हमारे केस में केवल और केवल फर्स्ट वाला जो है वो फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको डोमेन तो पूरा मिल गया, डोमेन पूरा ही रहता है, तो इस केस में मैं साथ में लिख रहा हूँ रेंज क्या क्या हो गया, केवल ए हुआ और बी हुआ, सी नहीं हुआ। तो अब आप क्या समझ सकते हो इसको, कि ये फंक्शन है और सेकेंड साइड मतलब जो डोमेन कोडोमेन सेट है वहाँ का एलिमेंट छूट सकता है, जैसे सी यहाँ पे छूट गया, और कोडोमेन पूरा ए बी सी को मिला के कोडोमेन हुआ है। पहला सेट ए जो है डोमेन है, बी पूरा कोडोमेन है, और जो ये रेंज ए बी लिखा हूँ, तो इससे आपको क्या समझ में आता है स्टूडेंट, कि रेंज हमेशा हमको छोटा मिलेगा कोडोमेन से, या मैक्स टू मैक्स उसके बराबर मिलेगा, तो इसीलिए रेंज हमेशा छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रेंज जो है हमेशा किसका सबसेट होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। ये हो गया आपका फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन। आप 11 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट हर बार इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो सीन है वो यही है कि आप इस मैपिंग डायग्राम से देखिए, और इसी डायग्राम को जो पहला का डायग्राम बनाए उसी को मैपिंग डायग्राम बोलते हैं, दूसरा तीसरा चौथा को भी मैपिंग डायग्राम बोलते हैं, लेकिन वो फंक्शन का मैपिंग डायग्राम नहीं है, वो रिलेशन का मैपिंग डायग्राम है ना। फंक्शन है तो फंक्शन का मैपिंग डायग्राम, रिलेशन है तो रिलेशन का मैपिंग डायग्राम। तो इसमें मैं अननेसेसरी एक नया टॉपिक बना के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्लियर है। तो ये हो गया, तो ये फंक्शन होता है, ठीक है, क्लियर है। तो कैसे भी हम एरो लगा सकते हैं, जैसे कि मैं ये एरो ऐसे कर देता हूँ, 1 जुड़ गया ए से, 2 भी जुड़ गया ए से, और 3 जुड़ गया बी से, और 4 भी जुड़ गया बी से, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, सारा चीज़ ठीक है जैसा हमको चाहिए। हमको डोमेन सेट से कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, हर एलिमेंट से एक ही एरो निकलना चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए, अगर छूट नहीं रहा है सब एलिमेंट से एरो निकल रहा है तो एक ही एरो निकलना चाहिए। तो हमारे केस में जो पूरा डोमेन हो गया वो क्या हो गया, ए होगा, हमेशा ए होगा, जो पहला सेट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और क्लियर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 पूरा ए होगा, और हमारा कोडोमेन भी पूरा पीछे वाला जो सेट होगा वो होगा बी।
तो वो क्या हो जाएगा ए बी सी। और हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज मतलब कोडोमेन से आएगा, जहां जहां एरो जाके जुड़ा तो एक बार ए से जुड़ा है और एक बार बी से जुड़ा है, हालांकि दो बार जुड़ा है, लेकिन सेट बाय द डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होता है, एलिमेंट्स का जो रिपीटेशन होता है वो अलाउड नहीं होता है, इसलिए हम उसको एक बार लिखेंगे। क्लियर है, ये होता है स्टूडेंट फंक्शन। और अब इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो अब आपको सिर्फ जानना है, ठीक है। क्लियर, फंक्शन का मेन काम होता है एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट से जोड़ना, इसी को हम बोलते हैं एक सेट से दूसरे सेट में जोड़ना, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इमेज। तो यहाँ पे हम कैसे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, इस वाले सेट को जो जहाँ पे जोड़ता है उसको बोलते हैं इमेज वाला सेट, है ना, इमेज सेट हो जाएगा। और ये वाला जो जहाँ से एलिमेंट को उठाता है वो होता है प्री इमेज, जो जो एलिमेंट को उठाए, तो यहाँ से तो सबको उठाए तो वो कहलाता है प्री इमेजेस। क्लियर है, तो छोटी छोटी जो छोटा छोटा जो वर्ड है उसको यही क्लियर कर दे रहे हैं, उसके लिए अलग से टॉपिक लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम ऐसा बना सकते हैं कि एफ ऑफ 1 कहाँ से जुड़ा, ए से जुड़ा, एफ ऑफ 2 कहाँ से जुड़ा, ए से जुड़ा, एफ ऑफ 3 कहाँ से जुड़ा, बी से जुड़ा, और एफ 4 को लेके कहाँ जोड़ गया, सी में जुड़ गया। ऐसा हम लिखते हैं, आप देखे भी होंगे बहुत, काफ़ी सारे फंक्शन आपने देख लिए हैं जिसमें हम ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर कुछ कुछ। क्लियर है, तो यही होता है वो फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसका आपको ऑर्डर्ड पेयर भी दिखा देता हूँ कि फंक्शन में ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं लिया हूँ ये वाला, ठीक है, इसका आप ऑर्डर्ड पेयर देखिए, है ना, क्योंकि उसको भी मैं अलग से टॉपिक नहीं लूँगा ऑर्डर्ड पेयर को, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फंक्शन। क्लियर है, इसको भी अलग टॉपिक लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम कम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब लिमिटेड पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, उतना हमको कम लगेगा। अगर हम अननेसेसरी छोटे छोटे टॉपिक्स को जो एक ही स्लाइड में पढ़ सकते हैं उसको नया नया टॉपिक लेके पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट हमको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको रिपीट किया हुआ कि कॉन्सेप्ट हम पूरा कवर करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका हमारे पास जो सेट था पिछला, हम देखते हैं हमारा जो कहाँ कहाँ जुड़ा है। तो हमारा जो 1 और 2 है वो ए से जुड़ा है और 3 और 4 जो है बी से जुड़ा है। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर्ड सेट होगा एफ के रूप में ले लेते हैं। पहला 1 किससे जुड़ा है स्टूडेंट, ए से, और दूसरा हमारा 2 भी जुड़ा है ए से, और हमारा 3 जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, बी से, और हमारा 4 जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, सी से। इसकी ज़रूरत और नहीं पड़ेगी, ये मैं ऑर्डर्ड पेयर इसलिए आपको बता रहा हूँ कंपेयर करके, क्योंकि रिलेशन में भी आप ऐसे लिखते थे। अब इसको फिर से मैं एनालिसिस कर देता हूँ आपके लिए, ध्यान से देखिए। हमारा जो ए सेट था, ए सेट में क्या क्या था स्टूडेंट, 1 2 3 और 4, और हमारा जो बी सेट था उसमें हमारा जो कोडोमेन सेट था वो था ABC, है ना, ये डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन सेट है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, फर्स्ट लेक्चर है फंक्शन का, तो मैं चाहता हूँ कि फंक्शन आप अच्छे से समझ जाइए, है ना। अभी मैं क्वेश्चन भी लूँगा इसमें डोमेन का, है ना, क्योंकि इसमें डोमेन के क्वेश्चंस आते हैं और हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे फंक्शन हैं स्टूडेंट, जिसके बारे में हमको सबका डोमेन, रेंज और ग्राफ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो देखिए डोमेन का हम फंक्शन में अब क्या सीख गए, पूरा सीख गए। फंक्शन में डोमेन सेट पहला सेट होता है, उसका हर एलिमेंट यूज होता है और हर एलिमेंट से केवल एक ही एरो निकलता है। क्लियर है, उधर कोडोमेन में जाके वो सब एलिमेंट एक ही से जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको चलेगा। क्लियर है, तो देखते हैं भाई, डोमेन का पहला एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का 1 2 3 और 4, चारों के चारों एलिमेंट यूज हो गए और केवल एक ही बार यूज हुए, दिख रहा है। और उसके बाद पीछे में वो यूनिक एलिमेंट किसी से भी जुड़े, इससे हमको दिक्कत नहीं है। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो डोमेन का ही है, डोमेन का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए। जो हम 1 2 3 4 में ये ऑर्डर पेयर में देख लिए कि यूज हो गया और केवल एक बार यूज हो गया। अगर इसमें ऐसा एक एक्स्ट्रा ऐसा आ जाता 1B, तो ये हो जाता स्टूडेंट, अगर ऐसा आ जाता है तो ये हो जाता फंक्शन नहीं, ये क्या हो जाता, रिलेशन हो जाता, फंक्शन नहीं होता। क्लियर है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्या, फंक्शन। इतना ही है फंक्शन में, मैंने पूरा आपको चीज़ समझा दिया। अब एक और एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ मैं कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल रहेगा ये, थ्रू डायग्राम, मैपिंग डायग्राम।
इसको देखिए, ये हो गया हमारा सेट, फिर से वही हमारा सेट। अभी हम ए और बी लेके ही चल रहे हैं, बाद में वो पूरा आर में हो जाएगा, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ए बी सी डी ई एफ, क्लियर है? ये हमारा एफ है। मैं मैपिंग डायग्राम पहले बनाऊंगा तभी होगा। देखिए रिलेशन के केस में जब खाली था तो भी एक रिलेशन था, पर फाई कोई रिलेशन नहीं, फाई कोई मैप फंक्शन नहीं होता है ना, वही चीज़ को आपको ध्यान रखना है, एरो निकलना ही पड़ेगा। फिर से इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन में बहुत सारा चीज़ था जो कंडीशन सिंपल था, फंक्शन ऐसा चीज़ है जो टाइट कंडीशन रहता है ना, उसका हम एक डायग्राम भी आप देखे होंगे कहीं ना कहीं। देखिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ पहले तो, ठीक, ये जुड़ गया। क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है, क्योंकि सभी एलिमेंट यूज हुआ है डोमेन सेट का, और सभी एलिमेंट से केवल और केवल एक एरो निकला है। हमको यही कंडीशन चाहिए। उधर जाके वो किससे जुड़ रहा है इससे मतलब नहीं होता है हमको, या कितने को छोड़ रहा है इससे मतलब नहीं होता है। डोमेन सेट में हर एक एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, और वो भी केवल एक एरो, दो एरो नहीं। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, हमारा जो डोमेन है पूरा ए है, मैं वापस नहीं लिखूंगा, डोमेन जो है पूरा सेट ए है, ठीक है। और हमारा कोडोमेन भी पूरा सेट क्या है, बी है। और हमारा जो रेंज है वो क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ ए। अब क्लियर हुआ, एक एलिमेंट से भी जुड़ सकता है, समझ में आ गया। तो ये हो गया इतना आपका फंक्शन का एकदम बेसिक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, इस स्लाइड हमने पहले भी किया हुआ था इस एग्जांपल के थ्रू। अब ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक। हम देखेंगे कि फंक्शन का ग्राफ हम सेम वैसे ही बनाएंगे एज इट इज, जैसा हमने रिलेशन में लिया था। रिलेशन में क्या लिया था हमने, रिलेशन में जैसे हमने लिया था कि ये हो गया आपका, इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ, समझते जाइए। ये हो गया आपका निगेटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई, क्लियर। ऐसे ही करते हैं, सेम चीज़ हम प्लॉट करते हैं जैसे कि नंबर्स को प्लॉट करते हैं, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या क्या लिया था हमारे क्वेश्चन में, हमने लिया था यहाँ पे, कलर चेंज कर देते हैं, हमने लिया था फर्स्ट सेट में 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 और 4। और ए बी सी हमारे पास पता नहीं है तो हम ए बी सी अपने हिसाब से मार्क कर लेते हैं, ए बी सी। तो ए जो है किससे जुड़ा हुआ था, हमारा पहला क्वेश्चन जो मेन था उसमें ए और 1 जुड़ा था, तो ये वाला पॉइंट आ गया, क्लियर है। फिर 2 भी ए से जुड़ा था, तो ये ए इधर से आ रहा है और 2 इधर से आ रहा है। 2 3 जो है बी से जुड़ा था, तो ये बी इधर से आ रहा है, और ये जो है हमारा 3 इधर से जा रहा है, तो ये पॉइंट हो गया। 4 भी हमारा बी से जुड़ा था, तो ये हो गया है। तो मैं वापस से रेड डॉट से इसको वो कर देता हूँ, ओवरलैप कर देता हूँ। ये जो है इस टाइप का, ये सब पॉइंट क्या है, ग्राफ है किसके, इस फंक्शन की। अब आप बोलेंगे कि ये जुड़ कैसे नहीं रहा है, हम तो ग्राफ जनरली देखते हैं कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आपको फंक्शन समझाने के लिए एक फाइनाइट सेट लिया गया है ना, कंटिन्यूअस वाला फंक्शन नहीं लिया गया है जो बीच बीच में जंप है उसमें, क्योंकि ये समझाने के लिए। इसी को हम जब अब रियल वैल्यूड फंक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे सारा ग्राफ कनेक्टेड बनेगा, कहीं कहीं पे डिसजॉइंट भी बनेगा, टूटा हुआ है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो आगे की बात है। तो ये हो गया फंक्शन का ग्राफ, क्लियर है। अब फंक्शन का ग्राफ है, अब देखते हैं एक आध जो ग्राफ जो आपको वेल नोन ग्राफ है उसको मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको वर्टिकल टेस्ट बताता हूँ। ग्राफ जैसे सीख गए आप, अब मैं आपको कौन सा ग्राफ याद होगा, एक सिंपल सा ग्राफ लेके चलते हैं। एक फंक्शन कैसे रहता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यही लेते हैं, f जो है लेके जाता है, ठीक है। अब जो हमारा सेट है वो मैं चेंज कर रहा हूँ,
ए बी जो कर रहे थे उसको ऐसे कर लेते हैं एक्स एंड वाई, और यहाँ पे जो मैप कर रहा है वो है फंक्शन। तो वैसी है, तो मैं एक ग्राफ सिंपल सा ले रहा हूँ, आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। वैसे तो हम ग्राफ सबका देखेंगे, तो मैं एकदम सबसे सिंपल ग्राफ आपको बता रहा हूँ। ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमको बनाना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम बनाते हैं पहले। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि ये पैराबोला होता है, क्लियर है। ये हो गया हमारा x एक्सिस y एक्सिस, है ना, क्लियर है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप लोग को पता होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे बनता है, ये बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें आप देखिए कि पूरा कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये फंक्शन ऐसे ही बनता है कंप्लीट, ठीक है, हर पॉइंट पे डिफाइन होता है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये ग्राफ मेरा लेने का ये था कि अब मैं आपको जो नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है उसके लिए पहले से ये कि आपको हमेशा ये जो देखिए प्रीवियस स्लाइड देखिए, ये जो मैपिंग डायग्राम था स्टूडेंट्स, ये वाला जो मैपिंग डायग्राम हम जो देख रहे हैं इतना सारा, क्या ऐसा हम हर पॉइंट का मैपिंग डायग्राम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ऐसी स्थिति में हमको कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए जो टेस्ट करने के लिए हो कि वो फंक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए ही होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट टू आइडेंटिफाई फंक्शन, क्लियर है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, अब इसमें हम लोग देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये जो है डोमेन है, ठीक है। ये फंक्शन जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है इसका ये ग्राफ है, और ये जो है स्टूडेंट वो है x का मान है, और ये जो है y का मान है, ठीक है। x का मान कौन सा है, x जो आ रहा है वो कौन से सेट से आ रहा है, डोमेन से आ रहा है। तो डोमेन का जो प्रत्येक एलिमेंट निकलता है उससे केवल एक एरो निकलता है, और वो केवल एक एलिमेंट से यहाँ जुड़ता है। कहाँ पे जुड़ता है, कोडोमेन सेट के साथ। यही हम सीखे हैं अभी के स्लाइड में। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, x से कोई एलिमेंट निकलेगा, जैसे x में ये एलिमेंट है, 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 जहाँ तक हमारा डोमेन है ना, क्योंकि x ही डोमेन है, x में छोटा भी हो सकता है ना, क्लियर है। ये आगे देखेंगे अभी रियल वैल्यूड फंक्शन में। तो अब हम लोग यहाँ से कोई क्या निकालेंगे, एक पॉइंट निकालेंगे। तो आपको पहले ही पता है कि ये जो कोई भी एलिमेंट x से हम जो निकालते हैं, मान लो ये वाला है x, ठीक है, ये x का कोई बिंदु है, ये वाला, ये x का कोई पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे इसको। ये जो कोई पॉइंट है मैं मान लेता हूँ ये x इक्वल टू 1 है। तो अब देखिए x इक्वल टू 1 इस पूरे लाइन पे होगा, क्योंकि x का मान हम ऐसे और ऐसे चलते हैं तो घटते बढ़ता है, क्लियर है, ये हम जानते हैं। और y का मान ऊपर अप एंड डाउन चलते हैं तब घटता बढ़ता है, क्लियर है। तो हम x डोमेन से केवल एक एलिमेंट, हर एलिमेंट से क्या निकलेगा, एक ही एरो, तो निकाल दिए। और वो किससे जुड़ेगा, कोडोमेन के केवल और केवल एक एलिमेंट से जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो काट रहा है वो कितना एलिमेंट है, ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट, अब आप इसको खुद से इमेजिन करिए कि मैं जहाँ भी पॉइंट ऐसा x के लिए ऐसा जो मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे हर एक पॉइंट पे केवल एक ही बार कट कर रहा है। और आप सोचेंगे कि क्या ये कर्व खत्म हो गया, नहीं, ये तो ऐसे कर्व फैलते जाता है स्टूडेंट। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पूरा फैलते जाएगा इन्फिनिटी तक, तो ये ऐसे फैलते जाएगा। तो हमको जो वाइट कलर से डोमेन के लिए जो मिल रहा है, हर एक पॉइंट के लिए x के बिंदु के लिए कितने बार काट रहा है, वो केवल एक बार। ये बढ़ते जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है कभी ख़त्म नहीं होता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऐसे हमको टेस्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्योंकि एक्स में जो पॉइंट होता है वो वर्टिकल होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर वो एक से ज़्यादा बार काट दिया, 2 बार काट दिया, जैसे कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में वही फंक्शन ले रहा हूँ जो आप लोग वेल नोन है आप लोग के लिए, और उसका ग्राफ जो थोड़ा सा उसके बारे में आपको आइडिया है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, क्लियर है, ये भी चीज़ आप जानते हो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है। ये भी एक पैराबोला है ना, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, ये मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप काफ़ी बार पढ़े हैं, 11, 12, BSc, MSc सब में पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है इसको देखिए,
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। मैं फिर से आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। पैराबोला में एक में स्क्वायर रहता है एक वेरिएबल में, और एक वेरिएबल में सिंगल डिग्री रहता है। तो एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाला, ठीक है, जो अभी लिए थे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो जो सिंगल डिग्री का पावर जिसमें रहता है स्टूडेंट लीनियर, उसी वाले लाइन में क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो यहाँ पे सिंगल डिग्री किसमें है, एक्स में। तो ये जो ग्राफ ऐसे चलेगा स्टूडेंट, है ना, यू शेप में हल्का सा ये आगे बढ़ते जाएगा, है ना। हाथ से बन रहा है तो उतना क्लियर नहीं बन रहा है ना, सॉफ्टवेयर से ज़्यादा अच्छा बनता है जो आपको दिखता है वीडियोस में। ये हो गया। अब देखिए हमारा जो डोमेन सेट है स्टूडेंट वो कौन सा है, एक्स है, ठीक है। ये हमारा एक्स जो है डोमेन सेट है, और ये वाई हमारा कोडोमेन सेट है। अब हम डोमेन सेट से बिंदु निकालते जाते हैं, ठीक है। तो मैं कलर चेंज करके आपको बताते जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये हो गया आपके लिए ये हो गया एक बिंदु एक्स का। कई प्रकार का मैं बिंदु ले लेता हूँ, बहुत सारा, देखिए, ठीक है। ये हो गया, बहुत सारा ले लिया हूँ। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो x का बिंदु है वो कितने जगह काट रहा है, y को कितने जगह काट दे रहा है, 2 जगह। लेकिन क्या ये हमको चलेगा, यहाँ पे एक ऊपर में काट दिया, एक जो है, और एक जो है, एक यहाँ पे हो गया, और एक पॉइंट जो है आपका कहाँ काट रहा है, यहाँ पे देखिए येलो से मैं वो कर रहा हूँ, और एक यहाँ पे। सेम इस एक्स के लिए भी एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। तो ऐसा अगर एक भी बार होता है तो वो फंक्शन की कैटेगरी से बाहर हो जाता है। मतलब ये जो है स्टूडेंट, ये जो है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अब ऐसी चीज़ों को आप क्या उस मैपिंग डायग्राम से बता पाओगे, नहीं। इसको तो आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट से ही बताना है ना। क्यों, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से आपका अप्रोच अलग अलग होगा, यही चीज़ हमको सीखना है, क्योंकि फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है। अब ये वाला कैसा सीन हो रहा है, देखिए एक्स के लिए एक से ज़्यादा एलिमेंट मिल रहा है, तो मैं नॉट अ फंक्शन वाला जो आपके लिए कराया हूँ उसमें देखिए अभी जो वर्टिकल लाइन टेस्ट हो जा रहा है स्टूडेंट, वो है चौथा केस के जैसे, फोर्थ वाला केस के जैसे है, इस केस के जैसे। यहाँ पे देखिए एक से एक्स अक्ष से एक एलिमेंट निकल रहा है, वो वाई को 2 जगह में काट दे रहा है। क्लियर है। तो ऐसा होता है तो हम पहले ही कैटेगराइज कर चुके हैं कि ये फंक्शन नहीं होता है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का डेफिनेशन। इतना ही, इतना समय हमको सिर्फ फंक्शन को समझने में लगा, बट ये जो टाइम लगा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। अब हम लोग फिर से उसी चीज़ में आ जाते हैं जो आपके पास मैंने डिस्कस किया था। ये हमारा फंक्शन है, ए से बी में आगे बदलते जाएगा, ए बी होगा, एक्स वाई होगा, आर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 और 4 जैसे लिए थे, ए बी और सी। अब हमको मैपिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको नहीं पता, ये रेंडम लिखे हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के लिए रेंडम, चारों एलिमेंट यूज हो गया। तो डोमेन तो आपको पता ही है, डोमेन वो है जो पूरा ए को ए है, वैसे ही कोडोमेन क्या है, जो पूरा बी है। ठीक है, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार आप अच्छे से सीख जाइए। रेंज क्या है, कहाँ कहाँ जाके जुड़ा। तो अब इस बार जो है मैं मैपिंग डायग्राम बनाया हूँ, उसमें ए और सी में जुड़ा है। तो ये हो गया आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। क्लियर है। अब हम लोग आगे जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन आप समझ गए। क्लियर है। अब रियल वैल्यूड फंक्शन हम अभी आगे पढ़ेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन में बहुत सारा टाइप हम पढ़ेंगे। आपको सारे टाइप्स को धीरे 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 समझना होगा क्योंकि उनका जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो है सम इम्पॉर्टेंट रियल वैल्यूड फंक्शन। तो सबसे पहले हम इस टर्म्स को समझते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। हमारा जो पूरा जो टॉपिक चल रहा है अभी फंक्शन, उसमें हम केवल रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसको मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूँ।
आपके लिए इसका जो कोडोमेन सेट होता है, ठीक है, वो हमेशा आर, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो ऐसे जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन आ रहा है यहाँ से, ये जो फंक्शन आ रहा है इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, इसको मैं ले रहा हूँ आपके लिए ए, ठीक है, और ए भी जो है, ए भी जो सबसेट होगा आर से, ठीक है, आर का ही होगा। क्लियर है? मतलब आर से थोड़ा छोटा भी हो सकता है, आर के बराबर भी हो सकता है, इसलिए हम लोग ये लगाते हैं। तो इसको रियल वैल्यूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जैसे कि मान लो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ 1 और यहाँ पे ले लेता हूँ 2, तो ये ऐसे जोड़ा, कौन जोड़ा इसको? f जोड़ा। तो f इसको कैसे लिखते हैं? 1, और ये आया आपका 2, तो आंसर कौन सा आया है आपका? 2। और 2 कैसा नंबर है? रियल नंबर है ना। अब रियल नंबर को मैं ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए आर में ये डबल सेटेड रहेगा, आर में ऐसे, है ना, रियल नंबर, है ना। अगर कहीं पे हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं, बट अब से आर का मतलब होगा रियल नंबर। इसलिए मैं आपको उस समय बता रहा था, जब रिलेशन पढ़ाया तो वहां तक के लिए था आपका आर जो है रिलेशन, ठीक है। इसलिए जब हम उसके पहले रिलेशन बोलते हैं तो वहाँ पे उस आर का मतलब रिलेशन, और कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उसका नंबर, या रियल नंबर बोल रहे हैं तो उसका मतलब है रियल नंबर। और रियल नंबर आप सभी को पता है। क्लियर है? हो गया? तो ये चीज़ हो गया। तो ये होता है रियल नंबर, मतलब आपका डोमेन भी रियल नंबर का कोई सबसेट होगा, और कोडोमेन तो रियल नंबर ही होना चाहिए। क्लियर है? इसके लिए हमारा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है डोमेन का, आप ये मानो कि डोमेन भी रियल नंबर होगा, इतना आप मान के चलिए। सिर्फ और सिर्फ जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि डोमेन सेट जो है क्या हो जाए? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, और कोडोमेन सेट रियल नंबर, वो हम आगे की बात देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना मान के चलिए कि हमको रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन जब डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर है? तो ये हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये सब के पहले मैं आपको डोमेन के एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जब फंक्शन स्टार्ट करूँगा उससे पहले कुछ क्वेश्चन हो जाने चाहिए। कितना टाइम हुआ है हमारा लेक्चर में? हाँ, तो मैं सिर्फ डोमेन के 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिना कुछ हम पढ़े हम डोमेन के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ, फिर आगे के स्लाइड में हमको बहुत सारे फंक्शन पढ़ने हैं। ये तो जस्ट बिगिनिंग है, पॉलिनोमियल जो है फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने हैं। तो मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना। आपको अलग से इस चैप्टर के बाद मीन्स आपको रिलेशन और फंक्शन जो कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्या क्या खत्म हो जाएगा? सेट थ्योरी पूरा कंप्लीट है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन करिए, कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। रिलेशन का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है, रिलेशन का दोनों टॉपिक हो गया है, रिलेशन 11th का भी, रिलेशन 12th का भी मैं एक साथ ले लिया हूँ। तो आप खोजेंगे नहीं अपने सिलेबस में कि और रिलेशन पढ़ाया जाएगा, मैं कंबाइन कर रहा हूँ, टाइम सेविंग करना है हमको। फंक्शन का भी मैं दोनों टॉपिक पढ़ाऊँगा, 11th का भी फंक्शन जो सिलेबस है वो, और 12th का भी आपके लेक्चरर के सिलेबस में लिखा हुआ है। ये हो गया। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट हो गया प्रोबेबिलिटी। उसका केवल एक टॉपिक बचा है, मेरे को पता है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो तो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाद में पढ़ाऊंगा आपको, तो उसी समय ले लेंगे। तो काफ़ी टॉपिक हमारे हो गए हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? तो देखिए, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ, एक आध मैं फंक्शन ले लेता हूँ, फाइंड द डोमेन ऑफ, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, find the domain of f(x) equal to
एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है? ये एकदम ही सिंपल क्वेश्चन लिखा हूँ, या इसको हम ठीक, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है? अब इसको समझिए स्टूडेंट, है ना, बहुत ध्यान से समझना है आपको, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये वार्म अप करा रहा हूँ आपको, ये वार्म अप के साथ साथ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? हमको डोमेन चाहिए। फंक्शन हमारा क्या है स्टूडेंट? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4, और आप सभी को पता है कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा है। अंडर रूट को कौन सी क्वांटिटी नहीं चलती है? हम अंडर रूट, यहाँ मैं साइड में अलग से आपके लिए बेसिक डिस्कशन लेके आए। अंडर रूट 4 का मान हमको निकालने आता है, हाँ 2 होता है ना। अंडर रूट 9 का मान 3 होता है। क्लियर है? इस अंडर रूट में मैं और आगे डीप जाऊंगा। क्या हम अंडर रूट -9 का मान जानते हैं? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अंडर रूट 0 का मान जानते हैं? हाँ 0। अंडर रूट -16 का मान क्या हमको पता है? नहीं। तो आप बेसिक चीज़ें ये सभी जानते हैं कि अंडर रूट सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है? पॉजिटिव नंबर के लिए, या मैक्स टू मैक्स? मैक्स टू मैक्स किसके लिए? 0 के लिए। मतलब 0 से सारे बड़े नंबर के लिए हम अंडर रूट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो लिखा है स्टूडेंट, उसको क्या क्या चलेगा, यही जो चीज़ होती है वो क्या होता है? डोमेन होता है। उसको क्या क्या एक्स चलेगा, तो कैसे एक्स चलेंगी उसको? जो 0 से बड़े हो। तो डोमेन के अंदर जितना है, फॉर डोमेन, फॉर द डोमेन, तो डोमेन के लिए जो अंदर वाला है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो यही हमारा आंसर है। अब इसके आंसर को हम निकाल सकते हैं कि नहीं, इसीलिए तो आपको वेवी कर्व मेथड पढ़ाया गया। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं कि ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर है? डोमेन निकालना सबसे सरल है। जब हम रेंज में जाएंगे स्टूडेंट, तो बिल्कुल उसके क्वेश्चन को करने के लिए आपको अलग अलग मेथड सीखने की जरूरत होगी। ठीक है? डोमेन का मतलब होता है कि मैं क्या क्या एक्स, अगर एक्स में है क्वेश्चन, मैं क्या क्या एक्स चला सकता हूँ, बस उतना ही आंसर को बोला जाता है डोमेन। तो अंडर रूट क्या बोलता है कि मेरे को निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, आप 0 दे दो और 0 से बड़ा दे दो। तो इसीलिए हमने क्या लिया है, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ लिखा है उसको 0 या 0 से बड़ा ले लिया है, क्योंकि ये अंडर रूट होता है। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। अब आगे का काम आसान है आपके लिए, इसीलिए मैंने आपको वेवी कर्व मेथड काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है और काफ़ी लंबा पढ़ाया है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2, और ये होगा जाएगा हमारा x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और इससे तो आप एकदम अच्छे से फेमिलियर हो कि इसको कैसे बनाया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका हम ले लेते हैं एक लाइन जो वेवी कर्व में लेते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, बताइए। हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गया है। एक क्रिटिकल पॉइंट है -2 और एक क्रिटिकल पॉइंट है 2। तो -2 को पहले और 2 को बाद में। रियल लाइन में कैसे प्लॉट होता है? ये रियल लाइन है, आपको बताया था कि वेवी कर्व मेथड में हम जो भी प्लॉट कर रहे हैं वो रियल लाइन पे है। क्लियर है? और यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि क्या लगा है, इक्वालिटी भी लगा है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि मेरे को -2 भी चल जाएगा और 2 भी चल जाएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा, सबसे राइट में हमेशा प्लस होता है, उसके बाद 2 कौन से ब्रैकेट से आ रहा है। तो यहाँ भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सब का पावर 1 है, मतलब अल्टरनेट बदलते जाएगा। यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ फिर प्लस हो जाएगा। तो हमको कैसे आंसर चाहिए स्टूडेंट? पॉजिटिव वाले चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है ना, तो ये पॉजिटिव वाले आंसर चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा x का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ से कहाँ, -∞ से आ रहा है और -2 तक, सॉरी -2 तक, यूनियन 2 से जा रहा है पूरा और इन्फिनिटी तक। तो यही हमारा डोमेन हो गया स्टूडेंट। डोमेन बराबर x बिलोंग्स टू, लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, x बिलोंग्स टू से -2 और उसके बाद इसको ऊपर ले जाते हैं x से और यूनियन
2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये पूरा आपका हो गया स्टूडेंट डोमेन। क्लियर है? इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया। नेक्स्ट और एक आध क्वेश्चन लेते हैं और फिर लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आप डोमेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं करने की कोशिश कीजिए। हालांकि मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको और क्वेश्चंस कब कराऊंगा, जब मैंने ये जो फंक्शंस के बारे में मैंने जो टॉपिक्स बनाए हैं उसको सबको आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद। ठीक है? तो नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर अभी की क्लास इतना ही रखते हैं। फंक्शन को हम थोड़ा धीरे पढ़ेंगे स्टूडेंट, है ना? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? तो फिर से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जो चीज़ आप जानते हैं वही चीज़ मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट। फाइंड द डोमेन ऑफ, क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ ये ले लेते हैं स्टूडेंट। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन के अंदर है स्टूडेंट पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? और ये हो गया स्टूडेंट। क्लियर है? अब हमको इसका सॉल्यूशन देखना है ना? ये हो गया हमारा क्वेश्चन हमारा हो गया। साइन का जो एंगल है वो क्या है? अंडर रूट में पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सभी को पता है स्टूडेंट, फिर से मैं आपको थोड़ा सा साइन के ग्राफ के बारे में अगर आपको पता हो तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक जो ग्राफ है वो आपको आना ही आना चाहिए, है ना? और उसके लिए हम और अलग से क्लास नहीं रख सकते, क्योंकि ये बेसिक फंक्शन है। मैं क्लास के साथ आपको जो चीज़ नहीं पता होगी वो चीज़ हम बताते चले जाएंगे। ठीक है? तो साइन का ग्राफ आप सभी को पता है, रेड कलर से मैं बना लेता हूँ। साइन का ग्राफ ऐसे जाता है स्टूडेंट, ये इस टाइप का आप देखे हैं, बहुत फेमिलियर है इस ग्राफ से। और ये इस साइड जाता है, इस साइड जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? और ये जो चल रहा है वो x है, और जो हमको ऊपर साइड मिल रहा है वो क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स है। अब मेरे को बताइए स्टूडेंट, ये जो ग्राफ जा रहा है क्या कभी ये खत्म हो रहा है? क्या ये ग्राफ कभी खत्म हो रहा है? इसी पीरियोडिसिटी से मतलब वापस आके क्या हो रहा है? हमेशा जा रहा है। और ये फंक्शन है, कहीं पे भी आप वर्टिकल टेस्ट लगा लीजिए, कहीं पे भी खड़ी लाइन बढ़ा दीजिए, वो ग्राफ को केवल एक ही बार काटेगा। इसलिए फंक्शन है, हर एक चीज़ जो पिछला पढ़े हैं वो मैच करते जाएगा अगर आप चेक करेंगे तो। क्लियर है? तो ये फंक्शन है स्टूडेंट, और इसको, ये जो फंक्शन है इसको मैं ये ग्राफ बताने का मतलब मेरा ये था कि इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन जो डायग्राम बनाया हूँ उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका साइन फंक्शन है इसको, ये नो प्रॉब्लम है। इसको आप कोई भी एक्स दो, कोई भी एक्स दो, इसको चलेगा साइन को। ठीक है? तो जब इसको सब चीज चलेगा, जितना चीज हमको चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। और जो चीज नहीं चलता है उसको हमको निकालना पड़ता है। कहाँ से? रियल नंबर से, वो कम हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, डोमेन भी रियल नंबर का कोई सबसेट होगा, है ना? और कोडोमेन तो रियल नंबर रहना ही रहना है, भले रेंज छोटा आएगा, है ना? रेंज का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि रेंज के क्वेश्चन करने में आपको अलग अलग मेथड चाहिए ही चाहिए रहेगा। ठीक है? तो अब देखिए कि साइन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्वेश्चन के पास। देखिए साइन को तो आप कुछ भी दे दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे साइन के अंदर जो जा रहा है वो है स्क्वायर रूट। ठीक है? साइन को जो मिल रहा है वो स्क्वायर रूट के अंदर में मिल रहा है, जो एंगल है। क्योंकि साइन के साथ जो चीज रहता है, साइन तो फंक्शन है, उसके साथ कोई चीज है एक्स। अगर सिर्फ एक्स होता तो इसको कोई भी दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे केस में अगर साइन एक्स होता तो डोमेन पूरा क्या हो जाता स्टूडेंट? पूरा रियल लाइन हो जाता। क्लियर है? लेकिन साइन को जो इस क्वेश्चन में मिल रहा है वो अंडर रूट के अंदर है। और हमने अभी क्या जाना है कि अंडर रूट क्या बोलता है कि मुझे केवल जीरो तक चलेगा या जीरो से बड़े चलेंगे, निगेटिव नंबर नहीं चलेंगे।
तो इसलिए जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है वो स्क्वायर रूट की दिक्कत है। तो उसी स्क्वायर रूट की दिक्कत को हम दूर करने के लिए क्या मानेंगे कि हमको चाहिए भाई पाई स्क्वायर जो नीचे अंदर में लिखे हो, पाई स्क्वायर -16 और -x², ये हमको चाहिए ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब फिर से आप इसको करिए, आप पाई स्क्वायर -16 को उधर पक्षांतर करिए तो इधर क्या हो जाएगा -पाई²। ठीक है, या एक काम करिए पूरे इक्वेशन को, ठीक है, पूरे इक्वेशन को आप जो पूरा इक्वेशन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आगे पीछे हो जाएगा स्टूडेंट पाई²/16। लेकिन ऐसे केस में क्या हो जाता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये मैंने आपको पहले ही सिखाया था। क्लियर है। अब आप देखिए कि ये स्पष्ट दिख रहा है पाई ए माइनस, चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा पाई² x² - π/4 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b² से a + b a - b। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x - π/4 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा x - π/4 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक ये हो गया। अब फिर से हमारा काम किस में आ गया, वेवी कर्व मेथड में आ गया। वेवी कर्व मेथड के लिए हमको यहाँ पे कितना क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, फिर से 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। सॉरी एक मिनट, फिर से हमको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास है, एक क्रिटिकल पॉइंट है हमारा -π/4, ये प्लस है ना, धोखे से लिखा गया -π/4 और +π/4। सेकेंड ब्रैकेट से -π/4 आ रहा है, यहाँ से -π/4 आ रहा है ना, और यहाँ से +π/4 है ना। ठीक है, अब π/4 भी एक रियल नंबर है ना, ऐसा नहीं सोचेंगे आप कि π/4 कैसे आ गया करके, है ना, वो भी तो एक रियल नंबर है। हमेशा आपको 1 2 3 ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये हम वेवी कर्व मेथड का एक रियल लाइन प्लॉट कर दिए। अब हम इसमें पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है -π/4। ये -π/4 निगेटिव वाला जो चीज़ है वो पहले रहेगा, और हमारा जो π/4 है ये यहाँ रहेगा, है ना। ठीक है, और दोनों वैल्यू हमको चल रहा है कि नहीं वो हमको कहाँ से पता चलता है स्टूडेंट, ये देखिए इनइक्वालिटी में इक्वल का भी चिन्ह लगा है, इसलिए दोनों वैल्यू को हम चलाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद जंप कब करता है, जब उसका पावर ऑड पावर है तो बदल जाता है चिन्ह, और सेम इवन पावर है तो क्या होता है, सेम रखता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि π-4 और π+4 हर जगह 1 पावर है, 1 पावर है, ऑड है तो क्या हो जाते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, हम वेवी कर्व को मार्क कर दिए, है ना। इसी को हम कर्व में कैसे बनाते हैं, इसको वेवी कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए हम इस टाइप का चीज़ बनाते हैं कि ये ऐसे गया और ये ऐसे चले गया, है ना, ये ऊपर ही ऊपर चले गया। फिर अब हमको आंसर क्या चाहिए, यहाँ पे इस पर दिख रहा है निगेटिव नंबर या 0 तक चलेगा, तो ये हमारा रेंज है स्टूडेंट। तो हमारा आंसर जो आ गया डोमेन का, है ना, डोमेन बराबर हमारा जो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -π/4 से π/4, छोटा, इतना छोटा रीजन बस चलेगा। क्लियर है। आप x बिलोंग्स टू भी लिख सकते हो या आप डायरेक्ट डोमेन बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, क्योंकि मान x का ही है तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो इस केस में आंसर क्या आ गया, -π/4 से +π/4। क्लियर है। अब मैं आपके लिए केवल एक क्वेश्चन दे के छोड़ रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन है आपके लिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन डोमेन ऑफ डेफिनेशन, इसी को मैं एक और चीज, एक और नाम दे दे रहा हूँ, इसी के साथ एक नया चीज और आपको सिखा दिया, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, दोनों बोलते हैं, DOD, है ना। डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी बोल सकते हैं और डोमेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफ फंक्शन f(x), ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फंक्शन आपके लिए, आप मेरे को इसका आंसर बताइएगा, है ना। बेसिक जानकारी है, मैं जो फंक्शन पढ़ाऊंगा वो आपको पहले से आता है, इसीलिए मैंने डोमेन के क्वेश्चन डायरेक्ट ले लिए हैं, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसके बाद डोमेन का क्वेश्चन और लूँगा, है ना। क्लियर है। तो इसका क्या होगा आंसर, 4 ऑप्शन भी मैं आपको दे दे रहा हूँ। पहला है ओपन 0 से इन्फिनिटिव, बी ऑप्शन है आपका, क्योंकि बिना होमवर्क के क्लास अधूरी लगती है। तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन है, -∞, सारा ओपन ब्रैकेट लग रहा है ना स्टूडेंट, -∞ से इन्फिनिटिव में माइनस सिंगलटन 0 हट रहा है। और डी आपका ऑप्शन है स्टूडेंट
माइनस इन्फिनेटिव से पूरा इन्फिनेटिव, है ना। ये माइनस इन्फिनेटिव से पूरा इन्फिनेटिव मतलब इसको आर भी बोलते हैं, है ना। ये चीज़ आप जानते हैं ना, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव मतलब टोटल आर। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप कीजिएगा, है ना। आज की क्लास में ज़्यादातर समय हमारा फंक्शन को समझने में निकला है, बट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है फंक्शन, है ना, समझना। ये होमवर्क क्वेश्चन है। आपको एक छोटा सा चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ, आप लोग को हमेशा ये इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। रियल नंबर, टोटल रियल नंबर जो आप है माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, ये टोटल कभी भी हम इन्फिनेटिव को क्लोज नहीं करते हैं, क्लियर है। जब एक्सटेंडेड रियल नंबर पढ़ते हैं वो बहुत कम टॉपिक्स में, तब वो है। तो माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव मतलब टोटल रियल नंबर, ठीक है। जब भी आपको बोला जाए पॉजिटिव रियल नंबर, इस चीज़ को समझ लेना, ये आपके लिए नोट जैसे है ना, हमेशा याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि ये छोटा सा चीज़ आपको नहीं पता रहता है, उसके कारण आपसे ये मिस्टेक हो जाता है ना। पॉजिटिव रियल नंबर में क्या लिखा हूँ स्टूडेंट, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर में आपका आता है 0 से लेके इन्फिनेटिव तक, क्लियर है स्टूडेंट, 0 से लेके इन्फिनेटिव तक। फिर से इरेज कर देता हूँ मैं, पूरा क्लियर दिखना चाहिए चीज़ आपको। 0 से इन्फिनेटिव, है ना, फिर से समझना, 0 से इन्फिनेटिव। पॉजिटिव रियल नंबर जब भी बोला जा रहा है तो 0 ओपन और इन्फिनेटिव, मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, 0 शामिल नहीं होता है पॉजिटिव रियल नंबर में, इसी को हमको बोला जाता है आर प्लस, ऐसा करके, क्लियर है। तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर बोला जा रहा है तो 0 उसमें शामिल नहीं है स्टूडेंट, 0 को हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा बोला जाता है स्टूडेंट, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोला जा रहा है तो आपका 0 से इन्फिनेटिव, ऐसे केस में आर प्लस में जो क्या जुड़ गया, यूनियन सिंगलटन 0, क्लियर है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, जब सिर्फ पॉजिटिव बोला जाता है तो 0 को पॉजिटिव में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि 0 जो है न्यूट्रल होता है ना। आप लोग बाकी सब्जेक्ट के फिजिक्स में भी क्या समझते हैं उसको, नल, न्यूट्रल। तो जब भी पॉजिटिव रियल नंबर बोला जाए तो 0 शामिल नहीं है। लेकिन दूसरा लैंग्वेज में हम चेंज कर दिए उसको, क्या बोले, दूसरी बार हम उसको बोले नॉन निगेटिव। तो नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं है, तो 0 तो निगेटिव नहीं होता है ना, इसलिए उसको शामिल करना पड़ता है। तो नॉन निगेटिव में 0 शामिल हो जाता है। और आर प्लस मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर जिसमें 0 शामिल नहीं है। और वन लास्ट, मेरे से भी छूट रहा था, वन लास्ट क्या क्या हो गया स्टूडेंट, पॉजिटिव रियल नंबर। अब निगेटिव रियल नंबर बच जाए तो निगेटिव रियल नंबर। तो निगेटिव रियल नंबर में आता है स्टूडेंट माइनस इन्फिनिटी से आएगा, और अब भी 0 शामिल नहीं होगा, क्योंकि 0 तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, और इसको हम बोलते हैं आर माइनस, क्लियर है। ये अब आपको मेरे को बताना था, याद आ गया तो, है ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम सीखते रहेंगे बीच बीच में, जो बेसिक है। कई बार आपसे क्या होता है स्टूडेंट कि पॉजिटिव रियल नंबर का सेट आपको कुछ आंसर में आ गया, तो आप मार्क करके चले आते हैं 0 के साथ, बट आपको 0 छोड़ना होता है, और ऑप्शन में यही सब चीज़ें तो होती हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला, ठीक है। तो आज की क्लास यही रखते हैं, वो होमवर्क क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है स्टूडेंट।